हेलो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 9th में अगले लेक्चर में हमने वाक्य के प्रकार देखे थे जो अर्थ के आधार पर थे। अब हम दूसरे लेक्चर में वाक्य के अर्थ देखेंगे जो रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में से पहला प्रकार है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य में देखा जाए तो एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य मानिए जो कर्ता होता है, जो व्यक्ति होता है वह, और विधेय मानिए जो क्रिया बताई जाती है वह। यहाँ मैंने उदाहरण दिया है कि पिताजी पार्क में बैठे हैं, तो पिताजी एक उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं वो विधेय है। अर्थात सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, उसके साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ होता नहीं है। ये इसकी पहला लक्षण है। दूसरा देखा जाए जो वाक्य के उद्देश्य में कर्ता कर्ता का विस्तार होता है। कर्ता कर्ता का विस्तार यानी कि यहाँ पिताजी है वो कर्ता है तो उसका विस्तार हो जाता है, तथा विधेय में क्रिया क्रिया का विस्तार होता है। क्रिया क्रिया का विस्तार माने कि पार्क में बैठे हैं तो पार्क में बैठे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा विस्तार हो जाता है। अगला देखा जाए तो क्रिया क्रिया का विस्तार होने के बाद कर्म कर्म का विस्तार हो जाता है। ये सारा जो विस्तार होता है किस प्रकार से होता है हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ मैंने पहले प्रकार में 5 उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं, वो 5 अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें भार्गव जो है वो कर्ता एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग उसकी जो बातें हैं, क्रिया है, कर्म है, उसके द्वारा किस प्रकार से विस्तार होता है इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले है भार्गव ने पढ़ा, तो यहाँ भार्गव जो है कर्ता है यानी कि उद्देश्य माना जाएगा, और पढ़ा है वो क्या माना जाएगा, क्रिया मानी जाएगी। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में दिया है कर्ता और क्रिया, जो इसके अनुसार समझ सकते हैं। दूसरा है भार्गव पढ़ रहा है, यहाँ भार्गव वही का वही रहा कर्ता, और पढ़ रहा है क्रिया का विस्तार हो गया, यानी कि कर्ता और क्रिया का विस्तार इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। तीसरे सेंटेंस में देखें तो पड़ोस में पढ़ने वाला भार्गव पढ़ रहा है, अर्थात यहाँ भार्गव बीच में आ गया और कर्ता का विस्तार हो गया, जो मैंने पहले लिखा है कर्ता का विस्तार। तो पड़ोस में पढ़ने वाला ये पूरा उसका विस्तार हो जाता है, और पढ़ रहा है जो क्रिया का विस्तार हुआ। नंबर 4 में देखा जाए तो भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, तो यहाँ कर्ता कर्म और क्रिया 3 बातें होती है, जिसमें कर्ता है भार्गव, कर्म है पिताजी को पुस्तक और क्रिया है दी। ये विस्तार होता है। नंबर 5 में देखें तो भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को पुस्तक कहानी की पुस्तक दी, तो यहाँ कर्म का विस्तार और बढ़ जाता है, जिसमें अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक, ये सारा क्या है, कर्म का विस्तार है, और भार्गव जो करता है और दी वो क्रिया है। अर्थात इस प्रकार अलग अलग प्रकार से कर्ता क्रिया का विस्तार, विस्तार कर्ता और क्रिया का विस्तार, कर्ता कर्म क्रिया, इस प्रकार से विस्तार सेंटेंस में आपने देखे जो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में किसी समुच्चय बोधक व्याकरणिक भाषा में योजक या अवयव से जुड़े 2 वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जुड़ते हैं तो हमें सीधा सरल मालूम हो जाता है। याद रखने के लिए या एग्जाम के लिए हम सिर्फ याद रखें कि पहला और दूसरा वाक्य किस शब्द से जुड़ा हुआ है, और जो बीच में आता है वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से अवयव कहा जाता है। यहाँ शब्द है और, परंतु, तो जैसे शब्दों के द्वारा 2 वाक्य बनते हैं। पहला उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। जो और शब्द क्या माना जाएगा, योजक, समुच्चय बोधक या अवयव कहा जाएगा। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, तो यहाँ
और शब्द के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है और ये अवयव माना जाएगा। कभी कभी संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ऐसे जो शब्द आते हैं और, परंतु, तो जैसे शब्दों का लोप हो जाता है, फिर भी वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जो करना है वो तो करेगा ही, तो उसमें संयोजक वाक्य या अवयव नहीं रखा गया है। ऐसे आपको जो एग्जाम में पूछा जाए, लुप्त हुए शब्द हो जाए और ऐसे सेंटेंस पूछे जाए तो भी आपको पहचानना पड़ेगा। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य होते हैं, यानी जो पहला वाक्य होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। दूसरा वाक्य कैसा होता है, गौण होता है। गौण माने कि बहुत सारे गौण वाक्य पीछे रखे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाक्य के साथ दूसरा यही होना चाहिए, क्योंकि पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य रखा जाता है। मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो अंडरलाइन किया है मैं देखता हूँ, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। और तुम मेहनत नहीं करते हो, ये क्या है, गौण वाक्य है। तो अगर मैंने इसके पीछे तुम मेहनत नहीं करते हो ये सेंटेंस रखा भी तो कोई आपत्ति नहीं है, इसके पीछे दूसरा वाक्य में रख सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मैं देखता हूँ कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, मैं देखता हूँ कि तुम टीवी देख रहे हो, मैं देखता हूँ कि तुम अभ्यास कर रहे हो, मैं देखता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो। ये सारे गौण वाक्य यहाँ रख सकते हैं। दूसरा विधान है, हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है, ये मुख्य वाक्य है और इसके पीछे जो कुलंचो बनता है, कुलंचो माने कि जंप लगाता है, वो क्या है, गौण वाक्य है। तो इसके पीछे मैं कोई भी सेंटेंस गौण वाक्य रख सकती हूँ। अगला है सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो सूरज उगा ये प्रधान वाक्य है, इसके पीछे मैं कोई भी शब्द या वाक्य बदल सकती हूँ गौण वाक्य के रूप में। जैसे कि सूरज उगा इसलिए सबकी नींद उड़ गई। ऐसे वाक्यों को रख कर हम इस प्रकार मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। यानी कि रचना के आधार पर 3 प्रकार है, 3 प्रकार में से ये अलग अलग मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझ दी है। एग्जाम के लिए ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है।